डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसको हम शॉर्ट में SAR भी बोल देते हैं, सार ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। अब ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक ग्रुप और यूनिट प्रेजेंट इन इट। देखिए, जो भी कोई ड्रग होती है, यानी जो दवाई होती है, तो उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है, यानी जो उसके औषधीय गुण हैं, वो जुड़े हुए होते हैं उसमें प्रेजेंट किसी स्पेसिफिक ग्रुप से या किसी स्पेसिफिक यूनिट से। मतलब किन्हीं दवाइयों में, मतलब मैक्सिमम दवाइयों में कुछ ऐसे ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप कह लो या कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज कर सकती है। If such group or unit is introduced into other compounds, it also shows biological activity। और ऐसे ग्रुप्स जो पर्टिकुलर उसमें प्रेजेंट है, अगर हम उसे किसी दूसरे कंपाउंड्स में इंट्रोड्यूस करें, यानी उन्हें किसी दूसरे कंपाउंड में लगा दें, तो वो वाला कंपाउंड भी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को शो करना शुरू कर देता है। द पार्ट ऑफ द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज नोन एज फार्माकोफोर ग्रुप। तो ऐसे पार्ट को, यानी ऐसे स्पेसिफिक ग्रुप को या ऐसी स्पेसिफिक यूनिट को जिसकी वजह से उस दवाई की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ रही है, या फिर हम उसे जब किसी दूसरे कंपाउंड में डाल रहे हैं तो उस कंपाउंड की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोल देते हैं फार्माकोफोर ग्रुप। तो ये टर्म जो है आप ध्यान रखिएगा, फार्माकोफोर ग्रुप क्या होते हैं। दिस फार्माकोफोर ग्रुप ऑन मॉडिफिकेशन कैन गिव मोर फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एक्टिव कंपाउंड्स विद लो टॉक्सिसिटी। तो ऐसे ग्रुप्स क्या करते हैं, अपने जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चरल एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे ऐसे कंपाउंड्स दे पाते हैं, और उनकी टॉक्सिसिटी, यानी जो वो हानिकारक चीज़ें हैं उनमें, उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देते हैं, यानी वो नुकसान कम पहुंचाती हैं और फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाती हैं। तो यही हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। तो इसमें हम यही देखेंगे कि आखिर वो कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो किसी दवाई में जब ऐड होते हैं तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे या कई बार घटा भी देते हैं। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनके बाइंडिंग रोल्स क्या क्या है। कि बाइंडिंग रोल से मतलब जब वो किसी कंपाउंड में जुड़ेंगे तब वो अपना क्या इफेक्ट लेकर आएंगे। तो ये कौन से ग्रुप्स हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे रोल ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप जानते ही होंगे, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोल देते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो सिंपल कार्बन चेन कंपाउंड होते हैं जिनमें कोई बेंजीन रिंग ना हो, उनको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। जनरली डिक्रीजेज देयर बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो अगर हम किसी एलिफेटिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें तो क्या होगा, उस एलिफेटिक कंपाउंड की जो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन एक्टिविटी इज जनरली डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। और ऐसा देखा गया कि जितने ज़्यादा OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं उसकी वो एक्टिविटी उतनी ज़्यादा डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है OH के जुड़ने से, लेकिन ये सिर्फ एलिफेटिक कंपाउंड में ही होता है। ठीक है। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, हम इनके एग्जाम्पल्स अभी देखते हैं। जैसे कि हेक्सेनॉल इज फिजियोलॉजिकल एक्टिव देन सॉर्बिटॉल। ये दो कंपाउंड्स हैं हमारे पास। हेक्सेनॉल क्या हो गया, 6 इसमें कार्बन एटम होंगे, ओल लगा हुआ है, इसलिए इसका मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो ये हेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक OH ग्रुप है। जबकि अगर हम सॉर्बिटॉल की बात करें, सॉर्बिटॉल क्या होता है, वो हेक्साहेक्सेनॉल होता है, यानी कि उसमें हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन होता है। उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हर कार्बन से 6 ही कार्बन है, ऊपर भी 6 ही कार्बन थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। और यहाँ पर क्या है, हमारे 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी हर कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ दिया। और अभी अभी हमने पढ़ा कि एलिफेटिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नंबर जितना ज़्यादा होता है उसकी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए अगर हम इन दोनों कंपाउंड का कंपैरिजन करेंगे तो हेक्सेनॉल सॉर्बिटॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव है, जबकि ये कम एक्टिव रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गए हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, प्रोपेनॉल इज मोर एक्टिव देन ग्लिसरॉल।
प्रोपेनॉल ज़्यादा एक्टिव है इन कंपैरिजन टू ग्लिसरॉल। क्यों? क्योंकि अगर हम प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर देखें उसमें खाली एक OH ग्रुप है और ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में हमारे 3 OH ग्रुप हैं। तो OH ग्रुप जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ उसकी एक्टिविटी में कमी आ जाती है। तो इसमें एक OH है इसलिए ये मोर एक्टिव है और ये लेस एक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हेक्सेनल इज मोर टॉक्सिक देन ग्लूकोज। हेक्सेनल जो है वो मोर टॉक्सिक है। अब देखिए हेक्सेनल में यहाँ पर कोई भी OH ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो ये मोर टॉक्सिक है। जैसे ही इसमें OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ, देख रहे हैं आप यहाँ पर OH ग्रुप, ये भी OH आ गया, ये यानी कि 5 OH ग्रुप यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे ही 5 OH ग्रुप आए तो जो ये ज़्यादा टॉक्सिक था इसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई और ये लेस टॉक्सिक हो गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब जो भी OH जिनमें कम है तो जैसी भी उसकी एक्टिविटी है, अगर वो ज़्यादा एक्टिव है तो वो कम एक्टिव हो जाएगा, अगर वो ज़्यादा टॉक्सिक है तो वो कम टॉक्सिक हो जाएगा। तो जो भी उसकी एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी देखेंगे या बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखें तो वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए ये जो चीज़ हमने यहाँ देखी इस एग्जाम्पल में, ये मोर टॉक्सिक था तो इसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई क्योंकि इसमें OH ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें ज़्यादा OH ग्रुप जुड़ गए, यहाँ पर एक भी OH ग्रुप नहीं था। तो ये तो हमने बात की एलिफेटिक कंपाउंड्स की, लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है तब जो है फिजियोलॉजिकल एक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीजेज द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर क्या है, जो फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, अगर हम बेंजीन रिंग से एक OH जोड़ दें तो हम इस OH को बोलेंगे कि ये फिनोलिक OH ग्रुप है क्योंकि ये कंपाउंड हमारा फिनॉल कहलाता है, ठीक है। तो जो फिनोलिक OH ग्रुप होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स की फिजियोलॉजिकल एक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है और ये बेंजोइक एसिड है। तो सैलिसिलिक एसिड हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वेयर एज बेंजोइक एसिड इज़ नॉट। लेकिन बेंजोइक एसिड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों? क्योंकि सैलिसिलिक एसिड में ये एरोमेटिक रिंग से OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी फिनोलिक OH यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसकी जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई है, मतलब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं, जबकि इसमें ऐसा कोई OH नहीं है तो इसमें कोई एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक ऐसे ही फिनॉल का केस अगर हम देखें, फिनॉल इज एंटीसेप्टिक इन नेचर बट बेंजीन इज नॉट। अब बेंजीन में तो कोई OH ग्रुप नहीं है, लेकिन जैसे ही बेंजीन रिंग में OH ग्रुप इंक्रीज किया, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये एंटीसेप्टिक बन गई, जबकि ये कोई एंटीसेप्टिक नहीं है। तो जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड का वो बढ़ जाता है जब उसमें OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो एलिफेटिक में OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होने से उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में OH ग्रुप इंट्रोड्यूस होने से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पर डिक्रीज करेंगी, यहाँ पर इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो ये तो हमारा रोल हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे, वो है एमिनो ग्रुप। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ एमिनो ग्रुप या रोल ऑफ एमिनो ग्रुप। एमिनो ग्रुप जो होता है नेचर में बहुत टॉक्सिक होता है, यानी नुकसानदायक। टॉक्सिक से मतलब जो हानिकारक हो। एमिनो ग्रुप इज टॉक्सिक इन नेचर। एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ एमिनो ग्रुप रिड्यूसेस द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ पेरेंट कंपाउंड। यानी कि अगर किसी कंपाउंड में हम NH2 ग्रुप है तो वो तो एक टॉक्सिक नेचर है ही, लेकिन अगर उस NH2 ग्रुप का हम एसाइलेशन करा दें या एल्काइलेशन करा दें, तब क्या होगा, जो उसकी टॉक्सिसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एनिलीन इज फिजियोलॉजिकली टॉक्सिक। ये एनिलीन है, इसमें एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एमिनो ग्रुप क्योंकि टॉक्सिक है तो इसलिए एनिलीन जो है वो फिजियोलॉजिकली टॉक्सिक होती है, लेकिन बट इट्स एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव। लेकिन जैसे ही हम एनिलीन का एसिटाइलेशन कराते हैं, एनिलीन के एसिटाइलेशन से बनता है एसिटेनिलाइड। तो जो इसका एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव है, यानी कि जो एसिटेनिलाइड है, इज इम्पॉर्टेंट फैब्रिफ्यूज। यानी ये जो फैब्रिफ्यूज का मतलब होता है जो फीवर को कम कर दे, फीवर को रिड्यूस करने वाला, यानी बुखार को कम करने वाला। तो एसिटेनिलाइड में ये प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये यहाँ पर ये तो टॉक्सिक था, लेकिन ये टॉक्सिक ना होके बल्कि हमारे लिए और अच्छा हो गया, क्योंकि हमने इसका एसिटाइलेशन करा दिया, तो फीवर को रिड्यूस करने वाली एक दवाई बन गई है, ठीक है। दस एसिटाइलेशन डिक्रीजेज द टॉक्सिसिटी ऑफ एनिलीन। तो एसिटाइलेशन ने क्या करा, इसकी टॉक्सिसिटी को डिक्रीज कर दिया। अब ये एसिटाइलेशन वर्ड जैसे आपको नहीं समझ में आया, वैसे पढ़ा होगा आपने उसमें इंटर लेवल पे या थोड़ा सा BSc में भी पढ़ा हो, क्या पता। तो देखिए, अगर सपोज ये हमारे पास NH2 ग्रुप है, हम एसिटाइलेशन जब कराते हैं तो किस किस कंपाउंड से करा सकते हैं। एक तो हमारे पास हो सकता है एसिटाइल क्लोराइड,
इससे हम एसिटाइलेशन करा देते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक H और ये Cl निकल जाएगा और इस NH से ये COCH3 ग्रुप जो है वो जुड़ जाएगा। या हम करा सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड में भी यही होता है कि यहाँ से ये CH3COO और ये वाला एक H जो है निकल जाता है और ये COCH3 ग्रुप जो है इस NH से जाकर जुड़ जाता है। तो ये एसिटाइलेशन होता है, कभी डिटेल में पढ़ेंगे कभी से आगे जाकर। तो ये मैं बताना चाह रही थी कि एसिटाइलेशन से जो इसकी टॉक्सिसिटी थी वो कम हो गई। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकंड एमिनो ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग इंक्रीजेज द टॉक्सिसिटी। अब क्योंकि एमिनो ग्रुप अपने आप में टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो अगर हम एक अमीनो ग्रुप के बाद एक दूसरा अमीनो ग्रुप भी इसमें जोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। यानी एनिलीन जितना टॉक्सिक था उससे कहीं ज़्यादा टॉक्सिक जो होंगे इसके डाई अमीनो कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा डाई अमीनो बेंजीन आर हाईली पॉइजनस इज नेचर। इसका नाम एक्चुअली अमीनो बेंजीन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो अगर हमें डाई अमीनो बेंजीन मिल जाएगी, मतलब हम क्या करेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन से क्या मतलब है ये मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप से जो पहला पोजीशन होती है वो हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है। यानी अगर हम इसमें एक NH2 जोड़ दें, जैसे कि हमने यहाँ जोड़ा, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई अमीनो, क्योंकि 2 अमीनो ग्रुप है और बेंजीन तो ये है ही। अच्छा, इसको हम 1 डाई अमीनो बेंजीन भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर जो सेकेंड पोजीशन है, यानी पहली पोजीशन ऑर्थो थी, सेकेंड पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, वो मेटा पोजीशन हो जाएगी। तो हमारी ये मेटा पोजीशन यानी यहाँ पर, तो ये हमारी मेटा डाई अमीनो बेंजीन हो गई। फिर जो थर्ड पोजीशन है, यानी ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड, यानी यहाँ पर अगर हम NH2 जोड़ दें तो ये पैरा पोजीशन हो जाती है। तो इसको हम पैरा डाई अमीनो बेंजीन बोलेंगे। मैंने इन दोनों के आगे पूरा नाम नहीं लिखा है, वो मैंने एक ही बार लिख दिया, तो आप लिख सकते हैं इसको दोबारा से। तो आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में एक NH2 तो था ही, जब हम दूसरा NH2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये तीनों कंपाउंड इस एनिलीन के कंपैरिजन में और ज़्यादा पॉइजनस यानी और ज़्यादा हानिकारक हो जाते हैं। तो ये हमारा इफेक्ट होता है एमिनो ग्रुप का। लेकिन अगर हम एमिनो ग्रुप का एसिटाइलेशन या एल्काइलेशन करा दें तो फिर जो है इसकी टॉक्सिसिटी को हम डिक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में। सैचुरेशन का मतलब होता है जितने सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, जहां पर सिर्फ एक ही बॉन्ड हो 2 एलिमेंट्स के बीच में। लेकिन अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का आ जाना। तो हम यही देखेंगे कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड से जब कंपाउंड डबल बॉन्ड में चेंज होता है तब क्या चेंजेस आते हैं उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में। तो द टॉक्सिसिटी ऑफ द कंपाउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर जो कंपाउंड की टॉक्सिसिटी है यानी वो बहुत ज़्यादा हानिकारक बन जाता है अगर हम उसमें अनसैचुरेशन को बढ़ा दें, यानी अगर हम उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एलाइल एल्कोहल इज पॉइजनस वेयर एज 1 प्रोपेनॉल पजेस माइल्ड नार्कोटिक एक्टिविटी। देखिए, एलाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपके सामने ये है और प्रोपेनॉल का ये है। दोनों में ही 3 कार्बन है और 1 OH है। देख रहे हैं आप, दोनों में 3 कार्बन और 1 OH, यहाँ पर भी 3 कार्बन और 1 OH। डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, यहाँ इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है उसमें तो माइल्ड नार्कोटिक एक्टिविटी होती है। माइल्ड नार्कोटिक एक्टिविटी से मतलब, नार्कोटिक वर्ड का मतलब होता है जो भी पेन में रिलीव करे, यानी अगर हमें दर्द हो रहा है तो दर्द को जो कम कर दे वो हमारा नार्कोटिक होता है। ठीक है, तो प्रोपेनॉल में एक माइल्ड नार्कोटिक एक्टिविटी होती है। यहाँ पर कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ कंपाउंड में तो वो क्या है, नेचर में पॉइजनस हो गया, यानी इसकी टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ गई। ये उतना टॉक्सिक नहीं है लेकिन ये ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये इफेक्ट ऑफ अनसैचुरेशन हुआ। इसके अलावा हम और भी जो है एग्जाम्पल देखते हैं अनसैचुरेशन के लिए। जैसे कि क्रोटोन एल्डिहाइड है और कार्बोन है, दे आर टॉक्सिक इन नेचर एज कंपेयर टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड है वो लेस टॉक्सिक होंगे जबकि ये खुद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं क्रोटोन एल्डिहाइड का। क्रोटोन एल्डिहाइड का कंपैरिजन हम कर सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड कंपाउंड से। ये सैचुरेटेड है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं।
ब्यूटाइल एल्डिहाइड देखिए इसमें और इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये CHO तो है ही, CHO के अलावा यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर भी CHO के अलावा 3 कार्बन है। यहाँ पर तीनों कार्बन जो है डबल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यानी यहाँ पर अनसैचुरेशन आ गया। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो जो जैसे ही अनसैचुरेशन आया, यानी जैसे ही डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ कंपाउंड में, कंपाउंड जो है टॉक्सिक हो गया, जबकि ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड था। तो ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखें कार्बोन और मीथेनॉन में, मीथेनॉन जो है वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। देखिए C डबल बॉन्ड वो तो दोनों में ही है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें और इसमें बाकी अगर हम देखें, इस रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है और इस रिंग से बाहर भी एक डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा। तो मीथेनॉन जो हुआ वो लेस टॉक्सिक हुआ, क्योंकि इसमें जो यहाँ डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो सब सिंगल बॉन्डेड है। और कार्बन ज़्यादा टॉक्सिक क्यों हो गया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। तो इस तरह से अनसैचुरेशन जो होता है वो टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है। अब नंबर 4 है एरोमेटिक रिंग का क्या इफेक्ट होता है। द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक रिंग इन अ ड्रग इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंक्रीजेज द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ ड्रग। एरोमेटिक रिंग की प्रेजेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। ड्रग को अंदर जाकर जितना जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतना जल्दी वो अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट कर देगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगी। तो ड्रग को बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाना चाहिए। तो एरोमेटिक रिंग की वजह से ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ऑल ड्रग्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक रिंग्स, इसीलिए जितनी भी ड्रग्स हैं उन सब में एरोमेटिक रिंग्स जो है वो पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल तो आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन सी दवाई है, जरा सा फीवर होने पे हम ज़रूर लेते हैं इसको। और एस्प्रिन है। तो इनके स्ट्रक्चर में अगर आप देखें एरोमेटिक रिंग आपको साफ दिखा, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग जो हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। तो ये कुछ इफेक्ट थे हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के, कि उन फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड में आने से क्या चेंजेस आते हैं। तो इसी को हम स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप बोल देते हैं, जिसको हम शॉर्ट में SAR बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।